गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे सभी लोग अभी भी थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। शेयर वेयर किया करो यार, बुलाया करो सबको, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से अपने टाइम शेड्यूल से निकाल के आप लोगों के लिए क्लास दे रहा हूँ, फिर उसका यूटिलाइज नहीं होगा तो मुझे भी दुख होगा ना। थोड़ा शेयर किया करो इसको ढंग से। अच्छा, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले ये फायर की क्लास आपने देख ली है। ये सेफ्टी की पहली क्लास है आज। मैंने आपको पहले ही बोला था एक क्लास फायर की रहेगी, दूसरी सेफ्टी की रहेगी। तो ये सेफ्टी की आज पहली क्लास है, सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट कल जो इंट्रो क्लास मैंने दिया था, बहुत बढ़िया रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों ने देखा और 70-75 कमेंट आए हुए हैं। टोटली सब के सब पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, तो मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी ये जो मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लाइक लोगों ने किया और कुछ 4-5 लोगों ने उसको डिसलाइक किया। तो मुझे समझ नहीं आया कि जब कमेंट सभी पॉजिटिव हैं और सब लोगों को अच्छा लगा तो फिर ये डिसलाइक का क्या मतलब होता है। हाँ, अगर कुछ चीज़ गलत लगी है तो कमेंट में मुझे बता भी तो सकते हैं कि ये चीज़ सर आपने गलत बताया, तो इसको थोड़ा सा एक बार करेक्ट कीजिएगा। वीडियो डिसलाइक करने से क्या मतलब बनता है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करने से दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। तो हमें भी कुछ अच्छा पढ़ाने से अगर डिसलाइक मिलते हैं तो डिसलाइक अच्छे हैं, देते रहो, कोई बात नहीं है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। जुड़ गए होंगे सभी लोग अभी तक। तो आज सेफ्टी मैनेजमेंट, जैसे इंट्रो क्लास में भी कल बता दिया था, सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है। एक्चुअली कोई भी देश तरक्की तब करता है जब उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, जब उस देश के अंदर इंडस्ट्रीज मजबूत होती हैं, उस देश का कंस्ट्रक्शन डिवीज़न मजबूत होता है। क्योंकि कोई भी देश कब प्रगति करेगा, जब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनेंगी, नए नए प्लांट लगेंगे, नए हाईवे रोड बनेंगे, नदियों पे ब्रिज बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, मेट्रो ट्रेन या इंडियन रेलवे की ट्रेन की पटरियाँ बिछेंगी, तभी डेवलप होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, अच्छी अच्छी इमारतें बनेंगी, तभी देश डेवलप होता है। तो ये सब सारे के सारे जो काम है ना, ये वर्क फोर्स के बिना नहीं होते हैं, यानी कि कर्मचारियों के, मजदूरों के बिना ये सब काम हो नहीं सकते हैं। और कर्मचारी और मजदूरों को अगर सुरक्षा के साथ काम करने का एनवायरनमेंट, सुरक्षित कार्य क्षेत्र अगर प्रदान नहीं किया जाए, अगर नहीं दिया जाए, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट ना दिया जाए, तो वो लोग कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे। हर दिन कोई ना कोई, किसी न किसी को चोट लगती रहेगी, कोई चोटिल होता रहेगा और फटल एक्सीडेंट भी काफ़ी सारे होते हैं। कभी कभी तो इमरजेंसी सिचुएशन भी होती है कि एक से ज़्यादा बहुत लोग भी कभी मलबे में दब गए, कभी गिर गए, कभी यहाँ कुछ हुआ, तो बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस हो जाती हैं। ऐसे होते रहेंगी तो फिर ये सब काम बंद हो जाएंगे, और ये सब काम बंद हो जाएंगे तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया तो देश की प्रगति, डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो देश को डेवलप करने के लिए हर इंसान अपने पद पे रह के, छोटा या बड़ा, अपना योगदान दे सकता है। तो इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जो है समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हम जिस चीज़ की पढ़ाई करने आए हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट की, वो भले इंडस्ट्रियल सेफ्टी की हो, कंस्ट्रक्शन की हो, HSE मैनेजमेंट हो या फायर एंड सेफ्टी हो, सेफ्टी की ही बात करेंगे। सभी सेफ्टी ही हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस है, लेकिन मेन मकसद उनका एक ही है, लोगों को बचाने का तरीका सिखाना है। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है उसका नाम होता है, पूरा नाम क्या होता है उसका, HSE, या उसको जो है SHE बोल देते हैं, या EHS कहीं लिखा मिलता है। वर्ड ये 3 ही होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं।
तो देश का इतना बड़ा, जो मैंने कहा कि देश की प्रगति में जो योगदान है वो सेफ्टी ऑफिसर्स का, सेफ्टी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग ही सभी मजदूरों को, कर्मचारियों को, काम करने वालों को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा ड्यूटी करते हैं। जैसे फायर में हम लोग हमेशा लोगों की जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं, सेफ्टी में भी वैसे ही हम हमेशा लोगों की जान बचाने के लिए, उन्हें हर तरह के चोट से, एक्सीडेंट से, इंजरी से बचाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है यार, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे ही हर किसी को तो कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री जो है काम पे नहीं रखेगी ना सेफ्टी के लिए। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई हमें लोगों की जान बचानी है, जरा सी चूक होते ही पूरी कंपनी, फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी के कंधों पे आएगी, तो वो सेफ्टी पर्सनल, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, ऑफिसर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, सेफ्टी पर्सनल की बात करेंगे, तो वो सेफ्टी पर्सनल सोचिए कि कितना अच्छा और कितना बढ़िया क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो सीखना तो पड़ेगा हमें, जब तक क्वालिफाइड नहीं है तब तक अच्छी नौकरी भी नहीं मिला। अभी ये जो डिप्लोमा कर चुके हैं ऑलरेडी, आप में से भी शायद हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें सीखी ही नहीं हैं जो किसी भी कंपनी को या इंडस्ट्री को चाहिए हमसे। अब हमसे वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हम वहाँ जाके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो हम उनके लायक नहीं हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये आदमी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएगा और हमारी कंपनी को नुकसान हो, ऐसा हम नहीं चाहेंगे, इसीलिए आपको नौकरियां नहीं मिलती हैं। चलो अब सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में सीखना शुरू करते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे आज, थोड़ा ही सीखेंगे, फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा नहीं, उतना ही देंगे जितना सिर के अंदर जा सके। सिर के ऊपर से जाएगा तो रोक देंगे अपन। और बीच बीच में आप जो है सवाल कम करें तो बेटर होगा, क्योंकि मैं सवालों के अगर जवाब देने लगा, कल भी मुझे एक ने बोला था किसी ने कि सर हमारे डाउट तो क्लियर करते नहीं, आप तो अपनी ही बोलते रहते हैं। तो बेटा अगर डाउट क्लियर करने लगा तो पूरे आधे घंटे की क्लास में सिर्फ और सिर्फ डाउट ही क्लियर होंगे, क्लास नहीं होगी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि क्लास के दौरान डाउट, पहली चीज़ तो मैं इतना इजीली सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि शायद डाउट होना नहीं चाहिए यार आप लोगों को। और अगर इतना इजीली बताने के बाद भी डाउट होता है तो फिर समझिए कि वो डाउट क्लियर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी कोई कमी रहती है, डाउट रहता है, तो क्लास पूरी देखने के बाद या देखने के दौरान आप उसमें मैसेज छोड़ दीजिए। नीचे अभी चल रहे हैं ना मैसेज, सब लोग कर रहे हैं, हाय सर, हेलो सर, नमस्ते सर, दिख रहे हैं मुझे। तो वहीं पे आप अपना वो डाउट है जो भी है वो बीच में छोड़ देना। तो जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी बाद में उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में उसको फिर जवाब भी दे दूंगा मैं। सो डोंट वरी, क्लास पे ध्यान देते हैं। तो सेफ्टी क्या है, सबसे पहले आज ये सीखते हैं कि सेफ्टी क्या है। इंग्लिश मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में समझा दूंगा साथ के साथ। देखिए, व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी इज डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशंस दैट कैन कॉज इंजरी और डेथ। सेफ्टी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी सेफ्टी को हम बता सकते हैं कि ये एक तरह की आज़ादी है उन सभी बुरी स्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से, यानी कि बैड कंडीशन से, जो इंजरी या मौत, चोट या मौत का कारण बनती हैं किसी भी आदमी का, या तो फिर डैमेज टू प्रॉपर्टी, या फिर हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी मशीनरी को नुकसान पहुंचाने का। तो किसी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति, किसी भी ऐसी परिस्थिति की वजह से जिसमें आदमी की जान जा सकती है, उसको चोट लग सकती है, या मशीनरी या हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, वैसी गलत कंडीशंस से आज़ादी जो है, मतलब कि उनसे छुटकारा पाना ही सेफ्टी है। भाई जब हमारे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं, चोट वोट लगेगी नहीं, हमें किसी को कभी कुछ होगा नहीं, हमारी मशीनरी को नुकसान नहीं होगा, शरीर को नुकसान नहीं होगा, हमारा काम नहीं रुकेगा, तो फिर तो सेफ्टी हो गई ना, काम तो चलता ही रहेगा रेगुलर, उसी को हम सेफ्टी कहते हैं। और यही करने के लिए आप लोगों को नौकरी दी जाती है। इसको एक और छोटा शॉर्ट फॉर्म भी है, मैंने दूसरी भी लिखी हुई है। सेफ्टी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेबल रिस्क और हार्म। सेफ्टी को ये से भी कह सकते हैं कि जी सेफ्टी जो है, जो हम नहीं चाहते हैं उस तरीके की जोखिम या कोई भी नुकसान से बचना, या उससे आज़ादी पाना, या उससे मुक्त होना ही सुरक्षा कहलाता है। यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ से जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, उससे बचना ही सुरक्षा कहलाता है। तो सेफ्टी मेरे ख्याल से आपकी क्लियर होती है। सेफ्टी के अलावा नेक्स्ट अभी मैं आपको 1 सेकेंड
ये मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, नहीं तो भी वीडियो को रिपीट करके आप बाद में लिख देना, क्योंकि कुछ चीज़ें और हैं जो अभी मेरे को आप लोगों को सिखानी है। तो एक्सीडेंट, इसके बाद हम देखेंगे, हम सीखेंगे कि ये एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट के बारे में आप लोगों ने हमेशा सुना है, कोई बाइक से गिर जाए तो क्या बोलते हैं, अरे एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी ठुक जाए तो क्या बोलते हैं, अरे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब कभी कोई सीढ़ियों से गिर जाए तो क्या आज तक कभी बोला है कि एक्सीडेंट हो गया? नहीं। ठोकर खा के गिर गया, चलते चलते ठोकर खाई या किसी ने धक्का दिया गिर गया, तो क्या उसको कभी कोई बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया? कभी छत से, पुराने घरों में पंखे बड़े लूज हो जाते थे, नट बोल्ट निकल जाते थे, पंखा कभी चलते चलते छत से गिर जाए, भले ही किसी के ऊपर गिरे या कोई ना हो, खाली ज़मीन पे गिर जाए, तो क्या उसको कभी बोला है आपने एक्सीडेंट हो गया? नहीं ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली एक्सीडेंट क्या होता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, बोल देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करना है। बाद में रिपीट करके वीडियो को आप साथ के साथ लिख देना। Accident is defined as an unplanned and uncontrolled event, the action or reaction of which on a substance or any type of material or any person or any object may lead to injury or probability thereof। मतलब एक्सीडेंट को मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि बिना सोचे समझे एकदम से अचानक से हमारे साथ होने वाली ऐसी कोई भी घटना जो किसी भी इंसान को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मशीनरी को नुकसान पहुँचाती है या पहुँचा सकती है, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट का मतलब किसी को चोट ही लगे या किसी की मौत ही हो या किसी को भी नुकसान हो, ज़रूरी नहीं है। मान लिया जब जैसे अभी मैंने पंखा बताया, पंखा हिल रहा था, उसका बोल्ट निकल गया और वो ऊपर से गिर गया, लेकिन रूम में उस टाइम कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो पंखा नीचे गिरा, नीचे गिर के डैमेज हो गया, टूट गया, कोई बात नहीं है। तो किसी को चोट तो नहीं लगी उसमें, किसी को भी नहीं लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट तो वो था, लेकिन हर एक्सीडेंट में चोट लगे या नुकसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी सिचुएशन या ऐसा कोई इवेंट जो इंसान कभी नहीं चाहता है कि हो और वो हो जाए तो उसको एक्सीडेंट ही कहते हैं। उसमें नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एन एक्सीडेंट नीड नॉट बी एन इवेंट नेसेसरली रिजल्टिंग इनटू एन इंजरी। An event which has a probability to cause an injury is also an accident। अगर किसी इवेंट की वजह से, किसी ऐसी घटना की वजह से संभावना भी बनती है कि अगर हम यहाँ होते तो हमें कुछ ना कुछ हो सकता था, वो भी एक्सीडेंट ही है। ठीक है, तो एक्सीडेंट मेरे ख्याल से आपका क्लियर होता है। अब इंजरी के बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे, एक्सीडेंट क्या होता है। इसके बाद आता है इंजरी। इंजरी मतलब चोट, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। ठीक है, देखिए इसमें भी इसका मतलब लिखा हुआ है दुर्घटना। दुर्घटना, दुर्गति करने वाली घटना, ऐसी घटना जिससे हमारी दुर्गति हो जाती है, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है या हो सकता है, उसी को दुर्घटना बोलते हैं। और रही बात चोट, तो मेरे ख्याल से ये तो आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि चोट किसे कहते हैं। शरीर पे किसी भी तरह का कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ना, किसी भी तरीके का बैड इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट पड़ना, खरोंच लगे, कट जाए, जल जाए, केमिकल में आ जाए, किसी के नीचे आ जाए, मशीन में आ जाए, ब्लड निकले, सूजन हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ये सारी की सारी चीज़ें चोट कहलाती हैं, इंजरी कहलाती हैं। इंग्लिश में भी अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि इंग्लिश में भी डिफाइन किया जाए तो मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ आप लोगों को। इंजरी कैन बी डिफाइंड एज ए हार्मफुल कंडीशन सस्टेन्ड बाय द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। किसी एक्सीडेंट का जो रिजल्ट होता है उसी को हम चोट कहते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ तो डेफिनेटली चोट ही लगेगी ना, या तो नहीं लगेगी या तो लगेगी, लेकिन चोट जो होता है वो हमेशा
रिजल्ट होता है किसी न किसी एक्सीडेंट का। और ये मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकते हैं, आपको कट लग सकता है, आपकी बिल्कुल उंगली हाथ कहीं से कुछ कट सकता है, आपकी नसें डैमेज हो सकती हैं, आपकी स्किन कट सकती है, जल सकता है, स्क्रैचेज लग सकते हैं, फ्रैक्चर आ सकता है, केमिकल की वजह से हो सकता है, किसी मशीन की वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से आपको चोट लग सकती है, आपके शरीर को कोई ना कोई नुकसान हो सकता है और उसी को हम लोग इंजरी कहते हैं। एन इंजरी प्रिवेंटेड इज ए बेनिफेक्शन। एन इंजरी मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को भी इजी समझाएं तो इंजरी जो है वो हमेशा आपको कोई ना कोई दर्द देती है, नुकसान देती है। और मेरे शरीर में कुछ भी जब गलत होगा जिसकी वजह से मुझे दर्द होगा तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर पे चोट लग गई है, उसी को हम इंजरी कहते हैं। अब इंजरी भी कई टाइप की होती हैं, जैसे एक मैं आपको बताऊं LTI, इसको बोलते हैं बेटा लॉस्ट टाइम इंजरी। LTA lost time injury, an injury due to which an employee cannot join back for the job within 48 hours is a lost time injury. It is known as a reportable disabling injury. लॉस्ट टाइम इंजरी वो होती है जिसको चोट लगी थी और वो आदमी, वो काम करने वाला, वो कर्मचारी, एम्प्लॉय 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक भी वापस काम पे ना आ पाया तो इसको लॉस्ट टाइम इंजरी बोलेंगे। इसका नाम रिपोर्टेबल डिसेबलिंग इंजरी भी होता है, यानी कि इस इंजरी से जो है आदमी काम करने के लायक नहीं रहा, डिसेबल हो गया है और उसका हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो लॉस्ट टाइम इंजरी मतलब लॉस्ट मतलब खराब होना, खो जाना, टाइम मतलब समय, इंजरी किसी चोट की वजह से समय बर्बाद होना ही हमारा लॉस्ट टाइम इंजरी कहलाता है। अब 48 घंटे तक कोई बंदा बेचारा काम पे नहीं आ पाया चोट की वजह से, तो आप भी समझते हो कि 48 घंटे में वो 8-8 घंटे की कम से कम 3 तो मेरे ख्याल से शिफ्ट कर सकता था, तो उसका तो टाइम बर्बाद हुआ, कंपनी का भी टाइम बर्बाद हुआ। जहां 21 आदमी काम कर रहे थे वहां अब सिर्फ 20 आदमी काम कर रहे हैं। वो एक आदमी का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था काम का वो नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम लॉस्ट टाइम इंजरी कहेंगे। इसके बाद एक और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये होता है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या है? An accident preventing an employee from work for a period of 48 hours or more immediately after the occurrence of the accident is called a reportable accident. Such accidents are to be notified to the factory inspector in the prescribed form within the prescribed time. एक ऐसा एक्सीडेंट जो अभी मैंने आपको बोला 48 घंटे तक जब कोई आदमी, जब कोई इंसान काम पर वापस नहीं आ पाता है तो उसे हम रिपोर्टेबल एक्सीडेंट की कैटेगरी में डालते हैं। और 48 घंटे तक या उससे भी ज़्यादा हो जाता है उसको टाइम आए हुए, तो इमीडिएटली उसके बाद हमें उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है, यानी कि वो नॉर्मल इंजरी नहीं थी, नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। क्योंकि अगर नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो कोई भी मजदूर, कोई भी लेबर, कोई भी कर्मचारी भाई हमारा जो है वो बहुत दूर से अपने बाल बच्चों को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के सिर्फ काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आते हैं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उनको हल्की फुल्की चोट लगे और वो जानबूझ के छुट्टी करें, क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, उनको अपनी दिहाड़ी चाहिए, उनको अपना काम चाहिए, वो कभी भी खाली नहीं बैठना चाहते हैं। फिर भी एक आदमी अगर 2 दिन रात तक काम पे आने के लायक नहीं है देन डेफिनेटली उसको चोट ज़्यादा लगी है, इसीलिए हम उसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में काउंट करते हैं कि इसकी अगर रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसकी रिपोर्ट करेंगे और हम इसका इन्वेस्टिगेट करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो।
मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है बेटा। तो आज की आपकी पहली सेफ्टी मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है। आपको कितना समझ आया वो मुझे आप लोगों ने बताया साथ के साथ, लेकिन जो अभी लाइव में नहीं है बाद में देखेंगे तो वो कमेंट में बता सकते हैं समझ आया कि नहीं आया। किसी चीज़ में, किसी भी लाइन में, किसी डेफिनेशन में डाउट होता है तो वो आप कमेंट में मेरे को नीचे लिख के दे सकते हैं। बाद में जब भी टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मैंने क्लास के स्टार्ट में जो बोला था, ये जो डिसलाइक वाले हैं, देखो भाई अगर आप लोगों को डिसलाइक करके ही खुशी मिलती है देन मोस्ट वेलकम, आप 1000 डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर उस डिसलाइक का कारण पता चल जाए कि क्यों हुआ है, मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी थी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा सा खुद को इम्प्लीमेंट कर सकूं या उस चीज़ को करेक्ट करके दोबारा बता सकूं, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं। हमारी उम्र कोई 60-70 साल नहीं है कि हमने पूरी दुनिया देख ली है और हम गलतियां नहीं कर सकते हैं। गलतियां तो इंसान हर उम्र में कर सकता है, हमसे भी गलती हो सकती है। चलिए इसी के साथ बेटा आज की ये क्लास ख़त्म करते हैं। कैसी लगी बता दीजिएगा और कल फिर मिलते हैं आपको सेम टाइम पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। कल फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ सेफ्टी पढ़े थे। एक्सीडेंट क्या है, सेफ्टी क्या है। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक्सीडेंट में और नियर मिस एक्सीडेंट में क्या फ़र्क है। एक्सीडेंट दोनों हैं और एक कमाल की बात यह भी है कि एक्सीडेंट रिपोर्ट दोनों की सेम तरीके से बनाई जाती है, सेम फॉर्मेट पे बनाई जाती है। उतना ही टाइम इसमें लगता है, उतना ही टाइम एक्सीडेंट की रिपोर्ट में लगता है। तो फिर ये नियर मिस एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में क्या फ़र्क होता है। इसे नियर मिस एक्सीडेंट की जगह जो है हम लोग कभी कभी इंसिडेंट भी बोलते हैं। नियर मिस इंसिडेंट भी बोला जाता है। इसको डिफाइन करूँगा आप लोगों को मैं। डिफाइन करने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ, शायद बड़े अच्छे से समझ आएगा। एक शायद ये 2014 की बात है, तब विशाखापट्टनम में थी मेरी ड्यूटी एज ए सेफ्टी ऑफिसर। तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था। ठेकेदार आपको पता है बड़े अकड़ू रहते हैं हमेशा। वो हेलमेट नहीं लगाता था कभी भी, और मैंने जितनी बार देखा उसको बिना हेलमेट के देखा। बहुत बार टोकता था, बोलता था अरे साहब कछु नहीं होता है, सारा 20 साल हो गया काम करते, आज तक नहीं हुआ था कि क्या होगा हमारा। लेकिन मैं बोलने से बाज नहीं आता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो अंदर जा रहा था, कूलिंग टावर का काम चल रहा था वहाँ पे। कुछ लोग जानते होंगे जो कंस्ट्रक्शन में है, वो कूलिंग टावर को वो अंदर जा रहा था बिना हेलमेट के, खाली वो गमछा लपेटा हुआ था, गर्मी की वजह से वो भी। तो मैंने उसको रोका, मैंने बोला भाई, बंगाल का था वो, तो मैंने उसको इज्जत से बोला दादा आप हेलमेट पहन लो, अंदर काम चल रहा है। और वो भी कम से कम 100 फीट के आसपास था, 80 से 100 फीट की हाइट थी, और ऊपर मजदूर लेबर काम कर रहे थे। आपको ही पता है कूलिंग टावर में हाइट पे ही काम होता है सारा। तो वहाँ कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है हमेशा, कभी नट बोल्ट गिर गया, कभी स्कैफोल्डिंग का क्लैंप गिर गया, किसी का हथियार औजार गिर गया, या कंक्रीट की जो डेब्रीज होती हैं वो गिर जाती हैं, सरिया कटे हुए टुकड़े, पाइप टुकड़े, सब कुछ गिरता रहता है। तो मैंने उसको मना किया, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा इधर उधर टालने लगा। तो मैंने बोला कि भाई आज चाहे कुछ हो जाए, बिना हेलमेट अंदर नहीं जाने दूंगा, या तो यहीं रहेगा या तो हेलमेट लगा के जाएगा। तो उसने गुस्से में एक मजदूर से, अपने लेबर से हेलमेट मांगा और हेलमेट पहन लिया। तो हेलमेट पहन के अंदर गया, तो उसने चाबी लेनी थी अपने क्वार्टर की या किसी भी चीज़ की। उसने फ़ोन करके ऊपर से बोला उसको, मजदूर को, कि ऊपर से चाबी गिरा। तो चाबी गिरा रहा था, तो वहाँ से सामान गिरा, 2 क्लैंप और एक 5 फीट का स्कैफोल्डिंग पाइप। स्कैफोल्डिंग पाइप आप जानते हैं कितना मोटा होता है। ऊपर से 3 चीज़ें गिरी। तो स्कैफोल्डिंग पाइप उसके बिल्कुल, ये मान लो कि सिर्फ 5-6 इंच आगे, एकदम मुंह के आगे से, चेहरे के आगे से ऐसे सीधा आया और पूरा का पूरा ज़मीन में घुस गया। पूरा पाइप इतना सा शायद मेरे को दिखाई दिया था वो ज़मीन में, बाकी पूरा 5-6 फुट का ज़मीन के अंदर चला गया। और वो 2 क्लैंप जो गिरी थी, एक क्लैंप उसके थोड़ा सा आगे गिरी और एक क्लैंप उसके हेलमेट पे आगे लगी, जिसने हेलमेट को तोड़ दिया।
लेकिन उसके सिर पे कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। बाहर आके उसने मेरे से माफ़ी भी मांगी और उसने बोला कॉन्फिडेंस के साथ कि सर कभी ज़िंदगी में बिना हेलमेट के नहीं जाऊंगा। तो ये आप लोगों को मैंने इसलिए बताया, ऐसे बहुत हैं लाइफ के, बताता रहूँगा मैं। इसी को नियर मिस एक्सीडेंट कहते हैं बेटा, हिंदी में इसको कहते हैं बाल बाल बचे। सोचो अगर वो 6 इंच आगे होता और वो पाइप उसके सर पे आता तो शायद वो शरीर के बीचों बीच निकल जाता उसको चीरते हुए। एक्सीडेंट तो वो सीरियस था, उसको हो भी सकता था, किस्मत थी, चलो इस बार बच गया। लेकिन एक्सीडेंट तो उतना ही सीरियस था, उसका रिपोर्ट तो उतना ही तगड़ा बनेगा, उसकी एक्सीडेंट रिपोर्ट उसी फॉर्मेट पे बनेगी जिस पे कोई भी एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनाई जाती है। तो नियर मिस एक्सीडेंट इंसिडेंट का मतलब होता है कि एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन आप उससे जरा सा बच गए, जैसे वो आदमी बच गया था। वही एक्सीडेंट अगर उसके साथ थोड़ा सा मिस कर गया वो, लेकिन अगर हो जाता तो शायद जिंदा नहीं बचता। सो दैट नियर मिस एक्सीडेंट। आप कहीं रोड पे खड़े होते हैं, आपके पास से गाड़ी ऐसे गुजर जाती है आपके कपड़ों से टच करते हुए 100 की स्पीड में, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सीडेंट तो वो है लेकिन नियर मिस एक्सीडेंट है। नियर मिस मतलब एकदम बिल्कुल जरा सा बच गया, अगर 2 इंच आगे होता तो शायद गाड़ी ठोक के चली जाती। इसको हम नियर मिस एक्सीडेंट कहते हैं। और इंडस्ट्रीज में और कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसे डेली देखने को मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखना, नियर मिस एक्सीडेंट भी एक तरह का सीरियस एक्सीडेंट होता है। किस्मत ने इस बार बचाया है, शायद अगली बार किसी को ना बचा पाएगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हैजार्ड क्या होता है, व्हाट इज हैजार्ड। इसका हैजार्ड और डेंजर एक्चुअली दोनों का मतलब वैसे खतरा ही होता है। डेंजर का मतलब भी खतरा है, हैजार्ड का मतलब भी खतरा है। तो यहाँ सेफ्टी के अंदर हमें खतरा इसलिए सीखना पड़ेगा, खतरे के बारे में इसलिए जानना पड़ेगा, जानकारी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि सेफ्टी जो है जब तक हैजार्ड को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, उसका सलूशन नहीं निकालेंगे, हैजार्ड्स को नहीं रोकेंगे, तब तक हम सेफ्टी नहीं कर पाएंगे। लोगों को चोट किस वजह से लग सकती है, उनको खतरा क्या है, अगर हम ये नहीं जान पाए तो कभी भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, उनकी सेफ्टी नहीं कर पाएंगे। रोड के बीचों बीच सिविल लाइन का हॉल का जो ऊपर कवर होता है वो अगर खुला हुआ है तो क्या है, वो हैजार्ड है। वो एक तरह का हैजार्ड है, खतरा है। उसमें कोई भी गिर सकता है अगर ध्यान नहीं गया तो। अंधेरा हुआ तो हर कोई गिर सकता है उसमें, वो खतरा है। बिजली की लाइन गई हुई है वहां से और उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई गई है, नंगी तारे हैं और आदमी की पहुंच है, रीच है, एक्सेस है वहां तक किसी भी आदमी की। तो किसी भी आदमी का गलती से हाथ टच हो या हाथ में पाइप सरिया कुछ लेके जा रहा है वो टच हो तो वो क्या है, वो हैजार्ड है, वो खतरा है। हैजार्ड या खतरा कोई भी वो चीज हो सकती है जो आपको नुकसान पहुंचाने की संभावना रखती है। कोई भी कुछ भी, वो कुछ भी एक हैजार्ड होता है जो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने का संभावना रखता है। कोई भी चीज, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको कुछ दिए। अब ये कितने टाइप के हैं? मैकेनिकल हैजार्ड। मैकेनिकल हैजार्ड मतलब इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन पे जब हम मशीनों के साथ काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हैजार्ड्स होते हैं वहाँ पे जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। मशीन की गार्डिंग नहीं है, उसकी बेल्ट, उसकी पार्ट्स जो हैं वो ओपनली चल रहे हैं, वो खुले में चल रहे हैं, किसी का भी हाथ, कपड़ा, चादर उसमें आ सकता है। बिजली का इक्विपमेंट्स है, उसको ELCB या तो जो है RCCB नहीं दिया गया, उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, उसका डोर हमेशा टूटा रहता है, खुला हुआ रहता है, नंगी तारें हैं, वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों इकट्ठे मान सकते हैं, हैजार्ड के अंदर आता है। तो मशीनों के द्वारा जो कभी भी किसी तरीके का नुकसान होता है तो उसको मैकेनिकल हैजार्ड में काउंट करते हैं। फिजिकल हैजार्ड मतलब शारीरिक काम करते टाइम में जब हमें हैजार्ड होते हैं, हम कोई चीज़ एकदम से ऐसे गलत तरीके से गलत पोस्चर में उठाने की कोशिश करें, कमर में चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा भारी हमने उठा लिया, गर्दन में झटका लग जाए, हाथ में झटका लग जाए या हाथ कहीं दब जाए,
फिजिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड, यू नो वेरी वेल अबाउट केमिकल हैजार्ड। केमिकल के कांटेक्ट में आने से कुछ स्लोली कुछ रैपिड रिएक्शन करते हैं केमिकल। किसी भी तरीके के केमिकल के कांटेक्ट में आने से जो शारीरिक नुकसान होता है हमारे शरीर पे, किसी भी तरीके का हैजार्ड अगर हमें पोटेंशियल हैजार्ड महसूस होता है तो वो केमिकल हैजार्ड है। एनवायरमेंटल हैजार्ड होते हैं आपके चारों तरफ के वातावरण के अंदर जो धुआं है, जो डस्ट है, जो गंदी बदबूएं फैली हुई हैं सीमेंट प्लांट के अंदर, टेंट प्लांट के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर जो बदबू होती है जिसको सूंघने से ज़्यादा उसके कांटेक्ट में रहने से इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एनवायरमेंटल हैजार्ड होते हैं। बायोलॉजिकल हैजार्ड ये ज़्यादातर मेडिकल वेस्ट से ही होता है, कहीं पे ज़्यादा वेस्ट गंदगी पड़ी हो तो वहाँ, बाकी इसका बहुत कम यूज़ में आपको मिलता है। ये इंडस्ट्रीज में शायद होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में या हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल एक नया हैजार्ड है, बहुत कम लोगों को समझ आता है, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड में बताता हूँ बेटा। हैजार्ड जरूरी नहीं कि सिर्फ साइट पे काम करने वालों को या मशीनों पे काम करने वालों को होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं या जो ऑफिस में काम करने वाले होते हैं या कहीं पे जो किसी मशीन पे बैठ के लगातार काम करते रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड की वजह से भी दिक्कतें होती हैं, मानसिक तौर पर हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा एक ही चेयर पे बैठे बैठे काम करने से कमर में दिक्कत आ जाती है। काफ़ी लंबे टाइम से स्क्रीन पे देखते देखते काम करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 साल में धीरे धीरे उनकी आंखों पे भी इफेक्ट पड़ने लगता है। ये जो हैजार्ड हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। अब रिस्क की बात करते हैं। हैजार्ड और रिस्क इन दोनों का बड़ा गहरा कॉन्टेक्ट होता है। हैजार्ड क्या है? हैजार्ड वो कुछ भी हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचाने की संभावना रखता है। जिस किसी भी काम में ऐसी संभावना होती है कि मेरे को नुकसान हो सकता है। जैसे मेरी बाइक के टायर में हवा कम है या पंक्चर हुआ है और फिर भी मैं उसको लेके निकलूं तो वो बिल्कुल एक तरह का हैजार्ड है। मैं बाइक को 100 की स्पीड पे दौड़ा रहा हूँ या 100 से भी ऊपर स्पीड पे दौड़ा रहा हूँ तो वहाँ मुझे नुकसान होने का संभावना है या नहीं? अगर है तो वो भी हैजार्ड है। बिजली की तारें नंगी हैं, सिर्फ 8 फीट की ऊंचाई पे हैं वो और कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है और नीचे मजदूर काम कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ शायद हाथ नहीं पहुंचेगा लेकिन कोई मशीन आ सकती है वहाँ पे, हाइड्रा आ सकता है, जेसीबी आ सकती है काम करने के लिए, या कोई आदमी पाइप या सरिया उठा के ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करे या उसको शिफ्ट करने की कोशिश करे तो भी हो सकता है, तो वो भी हैजार्ड है, करंट लगने का अगर डर है तो। अब रिस्क क्या है? रिस्क सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। रिस्क एक प्रोबेबिलिटी होती है जो हैजार्ड का रिजल्ट होता है। हैजार्ड का जो रिजल्ट होता है कि ये हैजार्ड की वजह से जो मेरे को नुकसान होगा वो कितना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना है मतलब कितना होगा, उसको हम रिस्क प्रोबेबिलिटी में ही काउंट होता है, मैं उसको रिस्क बोलेंगे। जैसे अभी बाइक का मैंने एग्जांपल दिया, बाइक 100 की स्पीड में या 110 की स्पीड में जो है प्रति घंटा की स्पीड में मैं दौड़ा के लेके जा रहा हूं तो उसमें हैजार्ड तो है क्योंकि वो आउट ऑफ लिमिट में दौड़ा रहा हूं, उसको आउट ऑफ लिमिट स्पीड में चल रहा है, वो हैजार्ड है। तो ये हैजार्ड से जो एक्सीडेंट होगा उससे मेरे को नुकसान होने के कितने चांसेस हैं? अब 100 की स्पीड में अगर किसी 2 व्हीलर को हम भगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जान बचने के चांसेस होंगे, शायद बहुत कम चांसेस हैं कि किसी गाड़ी के साथ, किसी पशु पक्षी के साथ या किसी भी दीवार के साथ अगर टकराए तो बचना बहुत मुश्किल है। तो रिस्क क्या करेंगे? रिस्क को हम टॉप लेवल पे मान के चलेंगे। प्रोबेबिलिटी अगर 10 में से पॉइंट दिया जाए तो हम 8 या 9 पॉइंट दे सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इतनी है रिस्क की। अगर उसी बाइक को हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हम चला रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में अगर हम लोग उसको चला रहे हैं तो रिस्क कितना होगा? गिरेंगे तो भी ऐसा नहीं है जान जाएगी, अगर 60 की स्पीड में गिरे तो शायद 1-2 बार पलटी करके इधर उधर गिर सकते हैं, कहीं पे कोई सामने से व्हीकल नहीं आया तो बचने के चांसेस हैं, चोट ज़्यादा लगेगी लेकिन जान तो नहीं जाएगी। तो उसमें अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो रिस्क की तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 5 कम से कम दे सकते हैं कि हाँ भाई चोट तो ज़्यादा लगेगी लेकिन उतना सीरियस नहीं रहेगा कि ये इसकी जान नहीं बचेगी।
तो उतना ठीक है। अगर वही बाइक को हम लोग सिर्फ अपनी लिमिट में 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड में आप चला के जा रहे हो, तो उस टाइम जो हैजार्ड है गिर के एक्सीडेंट होने का, तो उसमें रिस्क कितना परसेंट होगा? मुश्किल से 2 से 3% मान के चलेंगे कि हाँ भाई गिरा, तो वैसे भी 30-40 की स्पीड में अगर कुछ आ भी गया तो ब्रेक मार के उसको रोक सकता है, मतलब सेफ्टी मेजर्स जो हैं वहाँ पे वो रोक सकता है। तो 2-3 पॉइंट तक ही हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी को रखेंगे इसके अंदर है। और साइकिल पे जा रहे होंगे तो मेरे ख्याल से हम 0 मान सकते हैं। साइकिल पे गिरा भी तो कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगती यार, गिरा तो उठ जाएगा वापस, नहीं तो ब्रेक मार के दोनों पैर लगा लेगा, रोक लेगा उसको, समझे भी। तो हैजार्ड में और रिस्क में ये फ़र्क होता है। इनकी डेफिनेशन क्या है हिंदी की इंग्लिश की, आप नोट्स में से, गूगल से, बुक से, कहीं से भी देख सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आज आपकी क्लियर होती हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे, उतना ही मैंने आपको पहले ही बोला, सिर्फ उतना ही टॉपिक मैटर देंगे जितना हमें इजीली समझ आएगा। धीरे धीरे जब चैप्टर बढ़ेगा तो हम लोग टाइम भी बढ़ाते चले जाएंगे। अभी शुरुआत है, पहले दूसरे आपके चैप्टर चल रहे हैं और यूनिट 1 चलेगी। अभी फायर की भी यूनिट 1 ही चल रही है और सेफ्टी की भी यूनिट 1 ही चल रही है। तो अभी कैसा लगा आपको आज की क्लास? इसका रिस्पॉन्स मुझे कमेंट्स के जरिए ही मिल सकता है। आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं मुझे। जो लोग लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को मैं हटाऊंगा नहीं, यूट्यूब से आप देख सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेटिव अगर हैं ये क्लासेस जो अभी हमने स्टार्ट की हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, दोस्तों तक, ग्रुप्स के ज़रिए आप पहुंचाने की कोशिश किया करो। मैं नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो या बहुत ज़्यादा लाइक करो, ये सब ज़रूरी नहीं है। आपको जो सही लगे वही कीजिए, लेकिन कोई भी वीडियो को डिसलाइक करने से पहले मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कि यहाँ पे क्या गलत था जिसकी वजह से डिसलाइक किया गया है। इससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि अच्छे काम को भी लोग गलत समझते हैं और डिसलाइक देते हैं, गलत रिव्यू देते हैं। हाँ, अगर गलती है मुझे बताएंगे, मैं अगली क्लास में इसको सुधारूंगा डेफिनेटली, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं, यहीं पे मिलेंगे कल फिर सेम टाइम पे सेफ्टी की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। यूनिट 1 सेफ्टी मैनेजमेंट की क्लास में आज तीसरी क्लास है। आज मैं आप लोगों को हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट में EHS स्टडी के अंदर, फील्ड के अंदर कुछ थ्योरीज हैं, कुछ हमारे काफ़ी बड़े पुराने महान लोगों ने बहुत रिसर्च करके और कुछ थ्योरियाँ बनाई हैं। तो उनमें से 3 थ्योरी मुख्य रूप से पढ़ाई जाती हैं और पढ़नी चाहिए, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके थ्योरी, आज शायद एक ही थ्योरी हो पाएगी क्योंकि अच्छे से समझाना है, तो फिर एक दिन में एक काफ़ी है। तो आज थ्योरी स्टार्ट करते हैं। और ये जो थ्योरी हैं, ये जब पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था पहले, जब मैंने कहीं पढ़ा तो हमें लगता था थ्योरी मतलब यार ये स्टडी के लिए ही है, भाई ये सिखाने बताने के लिए, या तो एग्ज़ाम में इसके संबंधित, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन जब साइट पे गए, सेफ्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन में गया था मैं, तो जब साइट पे गए, धीरे धीरे साल दर साल हम लोग फेस टू फेस होते रहे एक्सीडेंट्स, इनसे अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट से, तो समझ में आया कि सही में इन लोगों ने जो स्टडी की थी वो गलत नहीं है, 1% भी गलत नहीं है। मतलब 100 में से पूरा 100% ये लोग सही हैं जो ये थ्योरीज बना के गए हमारे लिए, स्टडी के लिए, हमें समझाने बताने के लिए, बिल्कुल सही है। वो होता भी ऐसे ही है। ये लोग बहुत दूरदर्शी इंसान थे जिन्होंने इतनी तगड़ी रिसर्च की थी कि इतने साल बाद आज भी उन्होंने जो कहा था तब वो सच हो रहा है। तो ध्यान देना इस पे, ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है। अगर ये थ्योरी समझ में आ जाती है तो हमें सेफ्टी का फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट करना है ये समझ आ जाता है। ये फाउंडेशन है हमारे सेफ्टी की स्टडी के। थ्योरीज ऑफ एक्सीडेंट्स कॉजेशन, एक्सीडेंट के जो कारण हैं उन पे थ्योरियाँ बनाई गई हैं। उनमें से सबसे पहली एक थ्योरी जो है वो है हमारे हेनरिच थ्योरी। हेनरिच सर जो हैं, इनका नाम है, और इनके द्वारा बनाई गई थ्योरी। तो मैं विद डायग्राम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे के बताऊँगा आपको। सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक ये कि बिहाइंड एवरी एक्सीडेंट देयर इज ए कॉज। हर एक दुर्घटना के पीछे, हर एक एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई कारण होता है।
बिना कारण के कभी भी कोई भी एक्सीडेंट, दुर्घटना नहीं होती है। कहीं भी कैसे भी देखिएगा, ये गारंटी है इस बात की कि कारण होता है पीछे। आपके साथ जीवन में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, टू व्हीलर से हुआ हो, काम करते हुए हो, छत पे चढ़ते टाइम हुआ हो, सीढ़ियों से उतरते टाइम हुआ हो, कोई सामान उठा के कहीं लेके जाते टाइम हुआ हो, कहीं भी जब आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको इमेजिन करके आप देखिएगा कि यार कहीं ना कहीं तो कोई गलती थी, भले ही मेरी नहीं किसी दूसरे की गलती थी, वहाँ पे कुछ तो था ऐसा जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, बिना किसी कारण के हो नहीं सकता। ये बिल्कुल सच बात है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सीडेंट्स डू नॉट हैपन बट दे आर कॉज्ड। एक्सीडेंट कभी खुद घटते नहीं हैं, वो किए जाते हैं। दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, वो की जाती हैं। कुछ न कुछ कारण उनके पीछे होता है, अपने आप खुद कभी कोई दुर्घटना नहीं होती है। और एक रेशियो है जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। मैं आप लोगों को अभी उसके बारे में बताना चाहूँगा। 88 तो एक रेशियो है कि एक्सीडेंट किस कारण से कितने % एक्सीडेंट होते हैं। 100 में से अभी मैं आपको बताऊं, 88% जो एक्सीडेंट हैं वो होते हैं अनसेफ एक्ट की वजह से। ध्यान रखना मेरी बात को। अनसेफ एक्ट और कंडीशंस का आज नहीं बताऊंगा, इसके लिए स्पेशल क्लास रहेगी शायद कल के बाद। 10%, ओनली 10% एक्सीडेंट का कारण रहता है अनसेफ कंडीशन। असुरक्षित कार्य सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण होते हैं कार्यस्थल पर, वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हो या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ओनली 10% एक्सीडेंट्स जो है अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। हालांकि ये अनसेफ कंडीशंस भी ज़्यादातर सभी हमारे द्वारा ही पैदा की जाती हैं, इंसान द्वारा ही पैदा की जाती हैं। सिर्फ 2% जो है ये एक्सीडेंट होते हैं नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से। किसी को अटैक आ सकता है, नेचुरल है भाई, कभी किसी को आए, क्या कर सकते हैं, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स हो, कहीं जंगल में काम कर रहे हैं, सांप या और कोई जहरीला कीड़ा काट जाए, तो ये सब चीज़ें हमारी नेचुरल एक्सीडेंट के अंदर आती हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप समझ सकते हैं, सभी सिंसियर हैं इतने तो ये एक रेशियो मैंने आप लोगों को बताया है और इसको हमेशा याद रखिएगा, लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए जो हेनरिच की थ्योरी का एक ग्राफ बनाया गया है, पिरामिड, इसको एक्सीडेंट पिरामिड भी बोलते हैं। हेनरिच थ्योरी के अलावा इसका नाम एक्सीडेंट पिरामिड भी होता है। इनकी थ्योरी है 330 की, 330, ये इनकी थ्योरी है। अब 330 का मतलब ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा का जो पोर्शन है, जब कभी कोई भी इंसान अनसेफ एक्ट को इग्नोर करता है, सेफ्टी को इग्नोर करता है, पीपीज वगैरह को यूज नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको थोड़ी मोटी चोटें हमेशा लगती रहती हैं, जिसको हम नो इंजरी एक्सीडेंट भी कहते हैं। नो इंजरी एक्सीडेंट मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल को ले सकते हो आप, किसी भी एक ऐसे मजदूर को, लेबर को, इंजीनियर को, कामगार को ले सकते हो जो हमेशा सेफ्टी को इग्नोर करता है,
एक्सीडेंट्स छोटे मोटे उसके साथ हो रहे हैं, फर्स्ट एड लायक हैं थोड़े बहुत। इसको हम नो इंजरी एक्सीडेंट उसी को बोलते हैं बेटा जिसमें कभी भी किसी को इंजरी नहीं होती, चोट नहीं होती, लेकिन एक्सीडेंट तो होता है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हर वो दुर्घटना, एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि इंसान को नुकसान पहुंचा दे। जिसमें नुकसान नहीं होता है लेकिन हो सकता था, संभावना पूरी है कि अगर वहां ऐसा होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, उसको भी हम एक्सीडेंट ही कहते हैं। तो किसी इंसान के साथ जब वो कभी भी इग्नोर करता है सेफ्टी को, एक्सीडेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसके साथ छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नो इंजरी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो वो कम से कम 300 बार ऐसा होगा उसके साथ लगातार। तब इसके बाद भी अगर उनको किसी प्रकार की सेफ्टी के बारे में ज्ञान नहीं होता है, वो सेफ्टी के प्रति जो है सीरियस नहीं होते हैं, तो फिर 29 जो है माइनर इंजरी होना पक्का है। 309 इंजरी एक्सीडेंट के बाद कम से भी कम 29 माइनर इंजरीज होंगी। अब माइनर इंजरीज में क्या है, उसको थोड़ा सा सरिया लग गया था, ईंट लग गई थी, मशीन में आता गया, थोड़ा सा हल्का सा फर्स्ट एड, मतलब माइनर इंजरीज हैं। इसको रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में नहीं कर सकते कि भाई फ्रैक्चर भी हुआ तो कल तक वापस काम पे आ सकता है, थोड़ा बहुत था, कहीं कट लग गया, बैंडेड वगैरह लगा लिया, फर्स्ट एड करा लिया, ठीक, या 1-2 घंटे बाद दोबारा ठीक हो गया, काम पे आ गया। इस तरीके की माइनर इंजरीज होंगी, उसको 29 टाइम्स जरूरी। इसके बाद भी अगर ऐसे ही चलता है तो भाई एक मेजर एक्सीडेंट होगा। ये गारंटी है इस थ्योरी की, मेजर एक्सीडेंट जरूर होगा। और ये मेजर एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि जान भी चली जाए। इट विल बी फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट आप समझते हैं, जिसमें इंसान की जान चली जाती है, उसको फैटल एक्सीडेंट बोलते हैं। और ये जो थ्योरी है ना, ये हेनरी सर ने ऐसे ही नहीं बनाई है। 75,000 एक्सीडेंट रिपोर्ट उन्होंने रीड किया था। 75,000 नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स को उन्होंने रिसर्च किया, पढ़ा। इसमें वो सभी एक्सीडेंट भी थे विच लीड टू लॉस्ट टाइम इंजरी, जिसमें 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक वापस कामदार काम पे नहीं आते हैं, उसे हम लॉस्ट टाइम इंजरी एक्सीडेंट कहते हैं। तो वो भी इसमें शामिल थे, फैटल एक्सीडेंट भी इसमें शामिल थे। तो इतना सब पढ़ने के बाद उन्होंने 75,000, कोई कम नहीं होता है भाई, डेली कोई एक्सीडेंट नहीं होते हैं जो लॉस्ट टाइम इंजरी में काउंट हो सके। तो उन्होंने कहां कहां से इकट्ठे करके 75,000 पे रिसर्च किया, तो ये निकल के आया कि काम करने के दौरान अगर सेफ्टी को हमेशा ही इग्नोर किया जाए तो उनके साथ एक्सीडेंट जरूर होता है। अब इस चीज का मैं आपको परसेंटेज में, अगर 100 की परसेंटेज में माने हम, तो इसमें से 90.9% ऑफ ऑल एक्सीडेंट प्रोड्यूस नो इंजरी। जो टोटल एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 90.09% एक्सीडेंट्स जो हैं वो नो इंजरी में काउंट होते हैं हमेशा, और 0.8% एक्सीडेंट माइनर इंजरी। 0.8% एक्सीडेंट्स में माइनर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट में आपको बताऊं, 0.3% चांसेस, 100 में से 0.3% चांसेस होते हैं मेजर एक्सीडेंट के। ये रेशियो बड़े कमाल के हैं। इससे पता चलता है कि अगर
ये सब जो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो रहे थे वो टाइम में अगर ध्यान दे दिया जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, 100 में से 90% तो ये नो इंजरी एक्सीडेंट ही होते हैं। तो इसी टाइम में अगर सेफ्टी को ध्यान में रख के, अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रख के, सुरक्षा के नियम रेगुलेशंस पीपीज वगैरह इस्तेमाल करके अगर काम किया जाए तो इससे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, माइनर इंजरीज को रोका जा सकता है। अगर ये नहीं होंगी तो फिर ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं होते हैं ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक ये नहीं होंगे तो भी ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगर एग्जाम्पल चाहें तो मैं दे सकता हूँ, ये चीज़ हमने रियली एग्जाम्पल में देखी है, साइट पे हमारे सामने ही ये सब चीज़ें देखा है यार हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं कि ये बस किताब से पढ़ा और वो चीज़ें आप लोगों के सामने रख दिया। एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिया भी था नियर मिस एक्सीडेंट के लिए, उसी तरीके का था। एक लड़के थे, उड़ीसा में शायद हम लोग थे उस टाइम पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे तो उस समय मालदा एरिया है बंगाल में जहाँ पे, वहाँ के कुछ लड़के थे और वहाँ मालदा एरिया से ना हमेशा कम उम्र में ही बच्चों को मजदूरी करवाई जाती है, काम कराया जाता है। हालांकि वो पता नहीं कहाँ से आधार कुछ भी उनका आईडी प्रूफ वोटर कार्ड वगैरह जो है ना वो 18 साल का ही बना के लेके आते हैं, इसलिए हम लोग उसको एंट्री देने से भी मना नहीं कर सकते। लेकिन होते वो बच्चे ही हैं, वो पूरे 18 साल के नहीं होते हैं, 15 से 16 साल के मुश्किल से रहते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे थे, उन लोगों को कितनी बार भी बोला जाए, कुछ भी कहा जाए, वो बचपने में थे, मैच्योर नहीं थे, वो लोग अनमैच्योर थे, तो वो ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल भी उस चीज़ पे। बार बार साइड पे जाएं हम तो उनको बोले हेलमेट लगाओ तो वो लगाते थे, वरना वो गर्मी लग रही बोल के उतार देते थे। इधर उधर कोई नहीं है फिर भी उतार देते थे। हाइट पे जाना है सेफ्टी बेल्ट कभी नहीं लगाते थे, मान लगा भी लिया, अगर हम लोग सामने खड़े हैं सेफ्टी का कोई भी आदमी तो वो लगा के जाएंगे, लेकिन जो लैंडयार्ड होती है उसको पेट पे लपेट के और वैसे ही जो है वो लोग काम करते रहेंगे। तो उन लोगों को मैंने बहुत दिनों तक ऑब्जर्व किया, मतलब ऐसा ही था। तो क्या करें, मार नहीं सकते हैं किसी को, पेनल्टी लगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन की सैलरी काटेंगे, लेकिन वो भी ठीक नहीं लगता है कि किसी मजदूर की यार हम लोग वो करें। तो उन लोगों को काफ़ी दिन तक ऑब्जर्व करते रहे तो एक्सीडेंट्स तो हुए, उनके साथ एक्सीडेंट्स हुए, 2-3 लड़के थे वो, उनके साथ होते थे ज़रूर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों को ज़्यादा चोट आई हो। कभी थोड़ा बहुत हुआ तो फर्स्ट एड वगैरह हल्का कर देते थे, साफ़ सफाई करके हाइड्रोजन से वो बेटाडिन वगैरह लगा के, और ठीक हो जाता था वो। तो ऐसे चलते रहे। फिर उनमें से एक लड़के का हाथ जो है वो स्टेजिंग पाइप में बीच में आ गया और वो कम से कम 1 हफ्ता काम पे नहीं आया, यानी कि वो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट काउंटिंग में आ गया था। ये चीज़ उनकी पूरी हो चुकी थी, अब वो यहाँ इंटर कर रहे थे। फिर उसके बाद पता चला 2 और लड़के हैं, वो दोनों जिस प्लैंक्स पे खड़े थे वो काफ़ी पुराना टूटा हुए 2-3 प्लैंक्स लगाए थे उन्होंने, मतलब टूटने वाले थे, उस पर खड़े होके वो कुछ आपस में बदमाशियाँ कर रहे थे। तो वो प्लैंक्स टूट गया और एक को थोड़ी कम चोट लगी, दूसरे को थोड़ी ज़्यादा लगी पैर में। मतलब ये थ्योरी चल रही थी वहाँ पर पूरी की पूरी। बहुत कोशिश किया उन लोगों को समझाने का, बताने का। फिर हाइट वर्क से उतार के हमने कहा उनको भाई एक्सकावेशन में लगाओ, हाइट वर्क में कभी भी लोग चोट खा सकते हैं। एक्सकावेशन में लगाया तो एक्सकावेशन में भी उन लोगों का काम था कि सेफ्टी के रेगुलेशंस को जो है हमेशा इग्नोर ही किया जाना है, क्योंकि वो अभी भी बचपने में ही खेलकूद में ही काम करते थे, उनको ज़्यादा कुछ चीज़ों का पता नहीं था। तो एक्सकावेशन में एक लड़का, उनमें से एक्सकावेशन था कम से भी कम वो 12 फीट के आसपास था, 10 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही था। ऊपर से डायरेक्टली वो लड़का नीचे गिरा और नीचे रेनफोर्समेंट हो चुका था। रेनफोर्समेंट समझते हैं ना, सरिये लगाए जा चुके थे। वो लड़का नीचे गिरा और उसका सिर्फ एक पैर सरिये की तरफ गया, बाकी वो एक्सकावेशन की जो एज था, जो एक्सकावेशन की जो दीवार थी और जो सरिये लगाए थे उसके बीच में 1.5 फुट का कम से कम गैप था, वो उसमें जाके गिरा। लेकिन उसका एक पैर हवा में उछल के और सरिये पे जाके गिरा, तो एक सरिया उसके पैर के लगभग आर पार हो गया। और ये रियलिटी है, ये चीज़ हमने आंखों से ये सब चीज़ें देखी हैं नौकरी करते टाइम में। इसीलिए ये थ्योरी को मैं कहता हूं कि ये ओरिजिनल है भाई, इसको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये तो होना ही होना है। अगर मेजर एक्सीडेंट होने माइनर एक्सीडेंट स्टार्ट हो गए, समझ लीजिए किसी न किसी मेजर एक्सीडेंट भी होगा ही होगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है आप लोगों के लिए। एक चैप्टर
हेनरिच सर की थ्योरी कंप्लीट होती है। इसमें कुछ कमी रही हो तो बता दीजिएगा, दोबारा फिर दूसरी नेक्स्ट टाइम क्लास में उसको मैं पूरा करूँगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं सेम टाइम पे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली 3 थ्योरीज होती हैं हमारी सेफ्टी के अंदर। 3 लोगों की बनाई हुई थ्योरी हैं और जो काफ़ी कारगर साबित होती हैं, सच्चाई भी है तीनों में। एक एक्सीडेंट होने के जो कारण हैं उनकी रियलिटी ये तीनों थ्योरी में दिखाई देती है साफ साफ। तो इससे पहले आप हेनरिच सर की जो थ्योरी है वो पढ़ चुके हैं। आज डोमिनो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक और बचेगी हमारी हेपबर्न थ्योरी। ये हेपबर्न सर की जो थ्योरी है वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट उसी का है, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। तब तक थ्योरी आपको तीनों कंप्लीट कराऊंगा ताकि आप एक्सीडेंट का पूरा चैप्टर सिस्टम समझ सकें। तो दिखाई नहीं देता है बाद में, इसीलिए पहले ही एक बार मैं ये दे देता हूँ। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप बाद में इसको रिवाइंड करके पॉज करके लिख सकते हो आराम से, अगर समझाते हुए मैं इधर उधर जाता हूँ और नहीं देख पाते हैं तो। डोमिनो सर ने भी काफ़ी रिसर्च किया है और हेनरिच सर की तरह ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स केस को रिव्यू करने के बाद, पढ़ने के बाद जो उन्होंने रिसर्च किया, तो इन्होंने भी लगभग उसी तरीके की थ्योरी निकाली है, लेकिन समझाने का तरीका इनका बिल्कुल अलग है। तो डोमिनो थ्योरी को बहुत लोगों ने समझाया है, काफ़ी लोगों ने शायद हो सकता है यूट्यूब पे अपने अपने तरीके से समझाया हो, बट ये एक रेगुलर क्लास है। जैसे कि क्लासरूम में बैठ के सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं बिल्कुल उसी तरीके से कोशिश करूँगा कि विदाउट एनी डाउट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और जो ये बोलते हैं कि साथ के साथ डाउट क्लियर नहीं करते हैं, तो बेटा ऐसा तो शायद ही कोई पॉइंट होता है जिस पे आप लोगों को कोई डाउट हो, और अगर डाउट साथ के साथ क्लियर करने लगे तो क्लासेस हो जाती हैं बहुत लंबी। इसीलिए फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर शामिल करेंगे। तो वैसे भी मैंने देखा है कि ज़्यादातर कोई डाउट की गुंजाइश है नहीं, और ना ही बच्चे कहते हैं कि कोई डाउट है। एक ही कमेंट आता है, सब अच्छे से समझ आ गया है सर। हम शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट से क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे क्या होता है, इंजरी होती है। इंजरी 2 तरीके की हो सकती है, माइनर और मेजर। वैसे तो 3-4 प्रकार की होती हैं, एक माइनर होती है, एक मॉडरेट होती है, एक मेजर होती है, लेकिन यहाँ हम 2 ही पकड़ के चलेंगे भैया, या तो हल्की फुल्की है या हैवी है, बीच का सिस्टम नहीं रखेंगे। तो ये कहते हैं कि ये जो इंजरी है ये डायरेक्टली नहीं होती है। मतलब यहाँ ये एक बंदा खड़ा है और ये मान लीजिए कि यहाँ पे इसके साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला है, इसके सर पे कोई ईंट ऊपर से गिरने वाली है। तो ये सर कहते हैं कि इस आदमी के साथ ये जो होने वाला है ये एकदम से फटाक से तुरंत नहीं होता है। इस बीच में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जब वो सभी फैक्टर अपना काम कर लेते हैं ना, तब जाके ये आदमी के साथ ऐसा होता है, वरना कभी भी इंसान के साथ ये नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट। ये नहीं होता है। तो क्या फैक्टर हैं, वो 5 फैक्टर इन्होंने बताए हैं हमें। सबसे पहला हमारा सोशल एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है हमारी सुरक्षा को, हमारे सेफ्टी को। उसके बाद ये जब खराब होता है, सोशल एनवायरनमेंट अगर गलत हो जाता है, इट्स गॉन रॉन्ग, गलत होता है, लोगों में सेफ्टी की इग्नोरेंस पैदा हो जाती है, तो फिर इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है। द फॉल्ट ऑफ पर्सन इज सेकंड फैक्टर। क्योंकि अगर उसकी
एनवायरनमेंट ही खराब होगा, उसकी संगत ही खराब होगी तो गलत ही करेगा ना। अब कोई शराबियों में घूमेगा तो शराब पिएगा ही ना कभी, तो आज नहीं तो कल, पहले दिन थोड़ी सी लेगा फिर ज़्यादा लेगा। यही चीज़ है इसमें भी। अब जब किसी इंसान से, आदमी से गलती हो गई, अगर उसने गलती की तो गलती का परिणाम क्या होगा? उससे अनसेफ एक्ट, उससे कोई भी असुरक्षित कार्य होगा, या उसकी वजह से कोई अनसेफ कंडीशन पैदा हो जाएगी, कोई ऐसी असुरक्षित स्थिति पैदा हो जाएगी जो नुकसान कर सकती है। और अगर अनसेफ एक्ट या कंडीशन दोनों में से कोई भी पैदा हुआ तो डेफिनेटली एक्सीडेंट या इंसिडेंट होना तो लाजमी है, ये तो होगा ही होगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता है। और एक्सीडेंट हुआ तो आप सभी जानते हैं एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या होता है? चोट लगती है। कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कम हुई तो फर्स्ट एड में काम चल जाएगा, 2 4 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाएगा। ज़्यादा हुई तो पता नहीं ठीक होगा भी कि नहीं, या शायद बचेगा कि नहीं। अब इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा बेटा। वैसे तो लगभग आप समझ रहे हैं, सही जा रहे हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो 5 फैक्टर है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे, क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना तीसरा, तीसरे के बिना चौथा नहीं होगा। जैसे एक काम करते हैं, बचपन में खेल खेलते थे, शायद मुझे तो याद है, पता नहीं आप लोगों ने खेला कि नहीं। हम लोग ऐसे ना ईंट खड़ी कर देते थे, जिस ईंट से घर नहीं बनाते हैं, वो लंबी ईंटें जो हैं वो हम लोग ऐसे खड़ी कर देते थे एक के बाद एक। और आजकल भी फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप कई बार देखते होंगे कि लोग ऐसा गेम अभी भी खेलते हैं। कोई डिजाइन सा बना देते हैं और उसमें ढेर सारी ईंटें या ऐसी कोई चीज़ रख देते हैं कि एक को गिराओ तो सारी गिरती चली जाती हैं। शायद समझ रहे होंगे आप कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। तो ये गेम हम लोगों ने भी कई बार खेला है। चाहे तो आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ABCDE, ये 5 ईंट हमने खड़ी कर दी एक के बाद एक लगातार। तो इस गेम में हम लोगों को क्या करना होता था कि सबसे पहले वाली ईंट को लात मारनी थी। ये इस पे गिरती, ये वाली गिरते ही सीधे इस पे जाके टक्कर मारती, फिर इसका बैलेंस खराब होता, ये गिर जाती इस पे, फिर इसका बैलेंस खराब हो जाता, ये गिर जाती थी इस पे, और इसका बैलेंस खराब होता, ये जाके लगती है इस पे और ये गिर जाती है आगे। इस तरीके से एक के बाद एक सारी गिरती चली जाती है। यानी कि ये ई वाली जो सबसे लास्ट वाली हमारी ईंट है, ये तब तक नहीं गिरेगी जब तक ये डी वाली ईंट इसके ऊपर नहीं गिर जाती। ये तो कंफर्म है। और ये डी वाली ईंट तब तक नहीं गिरेगी जब तक सी वाली ईंट इसके ऊपर नहीं गिरेगी। सी वाली ईंट तब तक नहीं गिरेगी जब तक बी वाली ईंट इसके ऊपर नहीं लगेगी। तो अगर ये ए की जो ईंट है ये गिराई ही ना जाए, इसको गिरने ही ना दिया जाए, तो ये सारी की सारी गिरेंगी क्या? ये गिरेगी इसमें से एक भी? मेरे ख्याल से तो नहीं गिरेगी, सब खड़ी रहेंगी। तो अब पकड़ लेते हैं बेटा, ये जो सबसे पहली है ये है हमारी सोशल एनवायरनमेंट। ये जो ए नंबर की ईंट है ना, इसको हम मान लेते हैं सबसे पहली सोशल एनवायरनमेंट। ये आधार है हमारा, अगर ये खड़ी है तो बाकी सब खड़ी है। तो सोशल एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? जब साइट पे किसी प्लांट में कहीं पे भी जहां हम काम कर रहे होते हैं वहां का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो लोग आपस में गाली गलौज से बात करते हैं, उन लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं होता है, सुरक्षा को हमेशा इग्नोर करके चलते हैं, उनको सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। वो लोग हमेशा सेफ्टी ऑफिसर को और सेफ्टी को सरदर्द समझते हैं, और उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी होती है, वो कुछ ना होती भाई, किस्मत में जो होना है वो तो होगा ही, जो हमें चोट लगनी है तो बचाएगा कौन? ऊपर वाले ने हमें चोट मारनी ही है तो हमें कौन बचा सकता है?
इस तरीके की धारणाएं बन जाती हैं। तो कुल मिला के वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना वो बिल्कुल अनसेफ हो जाता है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए क्यों दबाव बनाया जाता है कि जहाँ हम काम करते हैं, मतलब कि देखिए दो घर हैं, दो दोस्त हैं, एक दोस्त हमेशा गाली गलौज से बात करता है, दूसरा दोस्त जो है वो बड़े ही विनम्र तरीके से, बड़े अच्छे से, प्यार से और धीमी आवाज़ में बात करता है। तो दोनों एक साथ पैदा हुए थे एक ही साल में और दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, एक सी पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में इतना डिफरेंस क्यों होता है? तो उसके घर जाके देखें तो पता चलता है कि जो विनम्र प्रभाव से बात करता है ना, इसके पिताजी टीचर हैं और वो घर में हमेशा शांत माहौल शुरू से ही बना के रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो वो कभी गुस्सा होता है तो मना कर देते हैं कि गुस्सा नहीं होना है, वो सबको चुप करा देते हैं, टाइम से खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे पढ़ना, बड़े अच्छे से घर में अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो शुरू से ही उसका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। दूसरा लड़के का क्या है कि उसके पिताजी जो है वो काम करते हैं कहीं पे मजदूरी का, तो वहाँ पे डेली झगड़ा वगड़ा करके शाम को थोड़ी सी दारू पी के डेली आते हैं, आगे घर में गंदी गालियाँ बकते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, मम्मी के साथ मारपिटाई करता है। तो उसका घर का एनवायरनमेंट बचपन से ही उसको ऐसा मिला हुआ है कि उसको यही चीज़ें देखने को मिली हैं। तो किसी भी तरीके से उसके एनवायरनमेंट को बदला जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो सोशल एनवायरनमेंट है ना बेटा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वर्क साइट पे जो है, साइट वर्क पे कैसा मेंटेन करना चाहते हैं, उनकी सोच को, उनकी धारणाओं को कैसे बदला जा सकता है। उन लोगों को जो ये लगता है कि जिसको चोट लगनी है किस्मत में वो तो लगे ही लगेगी, सेफ्टी क्या कर लेगा, और ये जूते, हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट क्या कर लेंगे हमारा, तो ये धारणा गलत है, ये बदलनी होगी उनकी। तो सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपका जो सामाजिक वातावरण है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों की सोच, लोगों की सोचने का तरीका, उनकी धारणाएं, वो जो मिथ हैं उनके बीच में वो गलत हैं, तो ये ईंट डेफिनेटली गिरेगी ही गिरेगी। अगर सोशल एनवायरनमेंट खराब हो गया, मान लीजिए कि ये ईंट खराब होगी, इसका बेस जो है खराब हो गया है, यहाँ से ये टिक नहीं पाएगी एक जगह, तो क्या करेगी, इसका बैलेंस गिरेगा, बैलेंस खराब होगा, ये सीधी जाके धड़ाम से 2 नंबर वाली पे गिरेगी, यानी कि बी पे जाके गिरेगी। अब जब बी पे गिरेगी, वैसे तो बी ठीक खड़ा था, लेकिन जैसे ही ये ए वाली ईंट जाके बी पे गिरी, सोशल एनवायरनमेंट खराब हुआ तो ये तो गिर गई। तो दूसरा होता है फॉल्ट ऑफ पर्सन, ये मान लेते हैं इसको हम कि भाई जब सोशल एनवायरनमेंट खराब हो गया, हमारा वातावरण ही खराब हुआ, लोग वहाँ काम ही सेफ्टी को इग्नोर करके कर रहे हैं, तो ये तो गिरना ही है। फिर अब ये गिरेगा सीधा इस पे जाके, अब इस पे गिरा तो ये अपना बैलेंस कभी भी बना के नहीं रख पाएगा। यानी कि जब लोगों का वातावरण ही खराब, उनकी सोच खराब, उनकी संगत ही खराब है, तो वो इंसान गलती तो करेगा ही करेगा। कि जैसे इनमें से एक आदमी सेफ्टी से भी कर रहा है तो बाकी सब उसको टोक टोक के जो परेशान कर देंगे, तू ज़्यादा बड़ा सांप बन रहा है। जब हम लोग कहते हैं कि यार ये बेल्ट वेल्ट नहीं पहनना है, फटाक से जा और काम करके आ, अभी तू बेल्ट पहनेगा, उसको सेट करेगा, फिर लगाते हुए ऊपर जाएगा, फिर लगा के काम करेगा, तेरा 1 घंटा खराब हो जाएगा, उतनी देर में तू काम करके नीचे आ जाएगा, तो ये लोग उसको भी खराब कर देंगे जो सही होगा। फिर क्या करेगा, इंसान गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके मन में ही गलत चीजें बैठा दी गई हैं। कोई मशीन चल रही है, उसमें वो कवर नहीं लगा हुआ है, उसके जो बेल्ट हैं या उसकी जो चेन है या पुलिस है वो सब खुली चल रही हैं, उसका कुर्ता है सर्दी में चादर ओढ़ा हुआ है, या कोई भी उसने कपड़ा लिया हुआ है, या वो ढीले कपड़े पहन के गया है, काम कर रहा है, उसमें बेल्ट में, गिरारी में, किसी भी चीज़ में कपड़ा आ जाएगा, हाथ आ जाएगा, तो नुकसान तो होगा ही ना। तो ये फॉल्ट ऑफ पर्सन होना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है जब ये सोशल एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। यानी कि ये ईंट खराब हो गई हमारी, इस पे जा गिरी, इस पे गिरते ही इंसान ने गलती तो करनी ही करनी है। ये गारंटी है कि जब उसका सोशल एनवायरनमेंट खराब है तो वो गलती करेगा। गलती करते ही ये ईंट जाके गिरी है इस पे, अब ये जाके गिरेगी इस पे, पक्का ये ईंट भी गिरेगी। जब आदमी ने गलती कर दी तो उस गलती का कुछ तो नतीजा निकलेगा ना, तो वो नतीजा है ये ईंट, ये C नंबर ईंट गिरेगी। और 3 नंबर फैक्टर क्या है हमारा, नीचे लिख लेते हैं, अनसेफ एक्ट या तो अनसेफ कंडीशन।
ये सी नंबर हमारी 8 अनसेफ एक्ट और कंडीशन की मान लेते हैं। तो जब आदमी गलती करता है तो या तो उससे कोई गलत काम होता है या उसके गलत काम की वजह से कोई गलत स्थिति पैदा होती है जो हमारे किसी साथी कर्मचारी को, हमें खुद को या हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और जब अनसेफ एक्ट या कंडीशन हो गया तो समझो ये ईंट का भी बैलेंस खराब हो गया। जैसे इस पे गिरी, धन गिरते ही इसने भी इधर गिरना शुरू कर दिया और जाके सीधा लगी डी पे। अब 4 नंबर क्या है हमारा? अब अनसेफ एक्ट या कंडीशन अगर हो गया है तो आप भी जानते हैं कि क्या होने वाला है, पक्का होगा या तो एक्सीडेंट या इंसिडेंट। वैसे दोनों सिमिलर ही हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। पक्का फिर कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा अनसेफ एक्ट की वजह से। अब मैंने जानबूझ के या कैसे भी नजरअंदाज करके ऊपर काम करा दो, ऊपर से कोई पावर टूल्स, हैंड टूल्स यानी कि कोई प्लास, पन्ना, चाबी, हथौड़ा कुछ भी ऊपर से छोड़ दिया, गिरा दिया, या ऐसे नीचे रखे हुए थे, मेरी ठोकर लगी, वो नीचे गिर गया, अनसेफ एक्ट हुआ। अब नीचे कोई आदमी खड़े होंगे, काम कर रहे होंगे, उनको आगे लगेगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो अनसेफ एक्ट तो हो गया ना। या तो फिर मैं जल्दबाजी में अपना इंजन में काम कर रहा था, किसी मशीन पे काम कर रहा था, मैंने वहाँ पे तेल वेल डालना था, ग्रीस डालना था, वो सब डालते टाइम में नीचे बहुत सारा गिरा दिया तेल ग्रीस, और उसको साफ किया नहीं और निकल गया। तो अनसेफ कंडीशन पैदा कर दी ना हमने वहाँ पे, क्योंकि एक्ट तो हमने किया लेकिन किसी और के लिए तो कंडीशन पैदा होगी ना वो। तो कोई आएगा, नीचे नहीं देखा उसने तो पैर स्लिप करेगा सीधा और चोट खाएगा। अब चोट खाएगा तो वो ये पता नहीं उसकी खोपड़ी कहाँ लगेगी, हाथ कहाँ लगेगा, पैर कहाँ लगेगा, बिजली में जाके टकरा जाए, किसी मशीन में टकरा जाए, या उसका सिर कहीं लग जाए, कहीं सरिये रखे हों, कोई और नुकीली चीज़ रखी हो उस पर जाके गिर जाए, कितना बड़ा नुकसान है। तो अनसेफ एक्ट या कंडीशन आदमी की गलती से पैदा होते हैं, और अगर इनमें से एक भी पैदा हुआ, अनसेफ एक्ट या कंडीशन पैदा हुआ, तो उसका नतीजा एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट अगर पैदा हो गया तो ये वाली ईंट तो फिर गिरनी ही है भाई, इसको कौन बचा सकता है। ये सीधा जाके गिरेगी लास्ट वाली ईंट पे, 5 नंबर पे, ई पे, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है इंजरी, चोट लगना, नुकसान होना। एक्सीडेंट का रिजल्ट हमेशा इंजरी ही होता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि कभी भी चोट किसी भी इंसान को डायरेक्टली नहीं लगती है, उसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। क्लियर हुआ? अभी भी कोई डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट कर देना। अब आग लगने का तरीका पता चल गया तो बुझाना भी आसान है भाई। आग 3 चीज़ों से मिलकर बन रही है, तीनों में से कोई भी एक हटा दो बुझ जाएगी। वैसे ही सेफ्टी में भी सिस्टम थ्योरी हमारी काम करती है कि भाई देखो ये हमारी लास्ट है इंजरी और हमने रोकना इसको है, तो सबसे पहले हमें अपने कार्यस्थल पर वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट सुधारना होगा। सोशल एनवायरनमेंट को जो है ना सेफ वर्क एनवायरनमेंट में बदलना होगा। वहाँ लोगों की सोच बदलनी होगी, उनको ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग दे के, उन लोगों को समझा के, अच्छी शिक्षा दे के सेफ्टी कल्चर पैदा करना होगा। वहाँ पे इनाम वगैरह बांटने होंगे, लोगों को अच्छा काम करने के लिए रिवार्ड्स देने पड़ेंगे उन्हें अच्छा काम करने के लिए। तो हमारा सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। और अगर इसको नहीं रोक सकते तो कम से कम उन आदमियों को गलती करने से तो रोक लो भाई। अगर इसको नहीं रोक सकते और हमने इसको रोक लिया, इसमें स्ट्रेंथ ला दी, आदमियों को गलती करने से रोक लिया, तो भले ये गिरती भी रहे तो भी हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको रोकने की कोशिश करना है। ये नहीं रुका तो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, ये नहीं रुका तो वहाँ पे डेली रेगुलर इंस्पेक्शन करके अनसेफ एक्ट या कंडीशन को रोकना पड़ेगा। अगर ये रुक गए तो बाकी दोनों रुक जाएंगे अपने आप। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में से अगर किसी एक को भी एक्सीडेंट से पहले तीनों में से किसी एक को भी हम कंट्रोल कर पाए, सबसे पहले इसी को करना पड़ेगा। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तीनों में से किसी को भी कंट्रोल कर लिया तो हम इंजरी को रोक पाएंगे। ये है डोमिनो थ्योरी, जिसको क्लियरली आप समझ चुके हैं और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इसमें लंबा कुछ बताने बोलने की मुझे भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ अगली क्लास के लिए। तब तक अपने नोट्स तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए